So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करते हैं। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 12 सब्जेक्ट फिजिक्स के ऊपर, कक्षा 12 विषय भौतिक विज्ञान। अपनी प्रीवियस क्लासेस में हम लोग देख रहे थे धारा के चुंबकीय प्रभाव को, यानी कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट को, जिसमें हमने बात करी थी गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में। तो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इसमें बायट-सेवर्ट नियम के जो एप्लीकेशंस हैं उनके ऊपर। लास्ट क्लास में भी हमने कुछ डेरिवेशंस करे थे, आज की क्लास में हम उससे आगे की बातों को सीखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे और बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। नेक्स्ट हेडिंग पुटअप करेंगे। आज हम एक नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं। देखिए, इसको पहले समझिए। एक यूनिफॉर्म क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है। एक क्या है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र है सपोज, ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें एक चालक जो है, एक धारावाही चालक जो है वो कुछ इस प्रकार से रखा हुआ है। वो कुछ इस प्रकार से हमने रखा हुआ है, ऐसे मतलब क्षेत्र से हमने उसको थीटा कोण पर रखा हुआ है, थीटा एंगल, कुछ तिरछे में रखा हुआ है, सीधा नहीं रखा हुआ है, थीटा एंगल पर हमने उसको रखा हुआ है, ठीक है। अब हमसे ये बोला जा रहा है कि इस धारावाही चालक तार को अगर मैं इस चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार से लिखूंगा तो इस पर जो है एक बल लगेगा। इस पर क्या लगेगा? एक बल लगेगा, है ना। तो ये बल कितना होगा? ये बल कितना होगा इसको हमको आज कैलकुलेट करना है ना। तो चलिए आज इसका डेरिवेशन हम लोग करेंगे। हेडिंग पुटअप करेंगे, फोर्स ऑन द करंट कैरिंग, force on a current carrying conductor in uniform magnetic field। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर बल। देखिए भाई, हम लोग क्या करते हैं, एक धारावाही चालक तार लेते हैं जो कि इस प्रकार के एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। ठीक है, इस प्रकार से इसको रखा हुआ है। सपोज बात करते हैं यहां पर एक चालक तार है जिसको हमने इस प्रकार से रखा हुआ है। कैसे रखा हुआ है? थीटा एंगल पर, सीधा सीधा नहीं रखा, ऐसे घुमा करके रखा हुआ है। कितना एंगल पर रखा हुआ भाई? अगर हम देखें फील्ड के साथ, ये एंगल जो बना रहा है, ये बना रहा है थीटा कोण। कितना कोण? थीटा। ठीक है, इस तरीके से हमने इस चालक तार को रखा हुआ है। सपोज इस चालक तार का नाम है ए बी, ए से बी तक। कितना समझ में आया, है ना। तो हम ये बोलते हैं, देखो ध्यान से, कि जब इस चालक तार में धारा I प्रवाहित होगी, जब इस चालक तार में क्या होगी? धारा I प्रवाहित होगी, ठीक है। तो इसके आसपास जो है चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। एक चुंबकीय क्षेत्र ये ऑलरेडी है। जब दोनों चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो दोनों चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को जब आमने सामने होंगे, है ना, जब दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के आसपास होंगे तो वहां पर क्या होगा कि उनसे बद्ध जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं, वो कटेंगी, है ना। या तो वो कटेंगी या तो वो मिलेंगी। तो उसके फलस्वरूप इस चालक पर हमको बल लगता हुआ दिखाई देगा। ये कहानी है, ठीक है, ये कहानी है। अब इसको हम लोग वर्ड्स में लिख लेते हैं। हमने ये बोला कि माना चालक तार की लंबाई, ये लिखेंगे मेरे साथ, कैपिटल L इसकी लंबाई है
और चालक तार का क्षेत्रफल जो है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, वो कैपिटल ए है। ठीक है, वो क्या है? कैपिटल ए है। इसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में हमने रखा है, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बात करी, एक समान चुंबकीय क्षेत्र, और ये चुंबकीय क्षेत्र की इंटेंसिटी को हम बी से डिनोट कर रहे हैं, इसमें रखा है, इसमें ये तार स्थित है। ठीक है, मैं थीटा कोण पर रखा है। कैसे रखा है? सीधा सीधा नहीं रखा है, थीटा कोण पर रखा है। और ये थीटा कोण किसके साथ बना रहा है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ ये थीटा कोण बना रहा है। ठीक है, हम ये भी बोलते हैं कि जब चालक में धारा आई है, देखो भाई, जब चालक में धारा आई होगी तब जाकर के काम होगा, क्योंकि हमने क्या लिखा है? एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक, ऐसा चालक जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है ना। तो सपोज इसमें जो धारा है वो आई है। ठीक है, तो जब हम ये बात करते हैं चालक में धारा आई है, तो अब हमको जाना है चैप्टर नंबर 3 में। चैप्टर नंबर 3 है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी, है ना, धारा विद्युत। यहाँ पर हमने एक कहानी पढ़ी है, यहाँ पर हमने मुक्त इलेक्ट्रॉन जो मॉडल है वो देखा था, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल है जो वो देखा था। उसमें ये बात हो रही थी कि जब किसी भी धातु के चालक में अगर हम धारा प्रवाहित करते हैं तो वहां पर गति किनकी होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है। किसकी गति होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है ना। और जब ये सपोज ये चालक है ना, कहना क्या चाह रहे हैं हम, देखो साधारण भाषा में समझो, इस चालक के अंदर क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन है। जब इसमें धारा प्रवाहित होगी, इस चालक में आई, मतलब कि ये मुक्त इलेक्ट्रॉन जो है, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों की में गति होगी, ये ऐसे, है ना, ये मुक्त इलेक्ट्रॉनों में गति होगी। ठीक है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी बोलती है, फ्री इलेक्ट्रॉन मॉडल बोलता है। और अब हमने क्या कर दिया है? इसको ऐसे चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया है। तो ये चुंबकीय क्षेत्र क्या करेगा? इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाएगा। क्या लगाएगा? बल लगाएगा। ठीक है, और यही बल निकालना है हमको, यही पूरे चालक पर काम करने वाला नेट बल होगा। ये हमने थ्योरी को कनेक्ट कर दिया करंट इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, तो हम सपोज बात करते हैं, हम जानते हैं I इज इक्वल टू NE/AVD। याद है मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग और धारा में संबंध, जहां VD मतलब क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग। इतना नोट डाउन कीजिए भाई, जल्दी से, इतना जल्दी से नोट डाउन करेंगे। ये तो आपने लिख लिया होगा, है ना। जहां ये क्या है? ये लास्ट लाइन थी, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग है। अच्छा, हमने इस चैप्टर के बहुत ही स्टार्टिंग में लॉरेंज बल को पढ़ा था। क्या पढ़ा था? लॉरेंज बल को। दोबारा से आपको याद दिला देते हैं लॉरेंज बल को। ये लॉरेंज बल में हमने क्या पढ़ा था कि यदि कोई आवेशित कण एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर बल कितना लगता है? Q/V sin थीटा। जरा इसको समझेंगे, ठीक है, ये हमने पहले पढ़ा हुआ है, इस चीज को हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करेगा तो कितना बल लगेगा भाई? उस पर लगेगा F इज इक्वल टू Q/V sin थीटा। ये कहां से लिखा हमने? ये लिखा लॉरेंज बल के अनुसार। ठीक है, जरा ध्यान से समझना। तो हमने कहा कि अभी हमने ये बात बोली थी कि ये चालक जो है इसके अंदर क्या है? बहुत सारे मुक्त इलेक्ट्रॉन है। तो हमें एक पता है कि किसी आवेश पर क्या बल लगता है जब उसको एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखते हैं। तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, हर एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा होगा? तो यहां पर आवेश की जगह हम क्या कर देंगे? इलेक्ट्रॉन को यूज कर देंगे। मतलब ये जो आवेश लेंगे हम किसका लेंगे? इलेक्ट्रॉन का। और V क्या है? वेग। तो यहां पर V की जगह क्या देगा? VD, मुक्त इलेक्ट्रॉनों का अनुगमन वेग, E/VD sin थीटा। तो ये क्या निकाला हमने? ये हमने लॉरेंज बल का यूज करके, लॉरेंज बल के फॉर्मूले का यूज करके प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल निकाला है। प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर बल।
कहानी समझो फिर से। फ्री इलेक्ट्रॉन, इसके अंदर क्या है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन हैं। जब हमने इसमें धारा प्रवाहित करी और इसको चुंबकीय क्षेत्र में रखा तो इन फ्री इलेक्ट्रॉन पर एक बल लग रहा है। लॉरेंज बल ने हमको बताया था, जब कोई आवेशित कण किसी एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर कितना बल लगता है, क्यू वी वी साइन थीटा। तो यहाँ पर क्यू की जगह ई आ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, इलेक्ट्रॉन का आवेश है, और वी की जगह वी डी आ गया भाई। सिंपल सी बात है, ठीक है। अब जरा ध्यान देंगे, अब थोड़ा सा ध्यान देंगे इसमें कि जो इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा है, इलेक्ट्रॉनों की गति की दिशा है वो या तो इधर को होगी या तो इधर को होगी। और बी की दिशा है ये, बी की दिशा क्या है, ये है ना। यहां से आप एक और चीज समझ रहे होंगे, F इज इक्वल टू ई वी डी क्रॉस बी भी लिख सकता हूं मैं। इसे जरा ध्यान से समझिए, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, F इज इक्वल टू ई वी डी क्रॉस बी। मतलब जब एक वेक्टर और दूसरे वेक्टर को क्रॉस प्रोडक्ट किया जाता है तो हमारा आंसर आता है वेक्टर ए वेक्टर बी और साइन थीटा। तो इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या, इसको मैं ये नहीं लिख सकता क्या, बिल्कुल लिख सकता हूं। ऐसा लिखने के पीछे मेरा क्या मकसद था, ऐसा लिखने के पीछे मेरा मकसद ये था कि मुझे यहां पर एफ की दिशा पता लग जाएगी, एफ की दिशा पता लग जाएगी। तो यहां से मैं देख सकता हूं जब एक प्रोडक्ट, देखो ये हमने वेक्टर क्वांटिटी में सीखा होगा, अगर A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी है, अगर A इज इक्वल टू बी क्रॉस सी है तो जो A की दिशा होगी वो B और C की दिशा के लंबवत होगी, B और C दोनों की दिशा के लंबवत होगी भाई। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, F की दिशा यानी बल की दिशा VD व B की दिशा के लंबवत होगी यानी परपेंडिकुलर होगी, दिशा के लंबवत होगी यानी परपेंडिकुलर होगी। ठीक है, इस बात से हमने ये लिख लिया। अब ध्यान देंगे आगे, डेरिवेशन को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हमने निकाल लिया भाई, एक इलेक्ट्रॉन पर लगने वाला बल हमने निकाल लिया। तो सारे इलेक्ट्रॉनों पर कितना बल लग रहा होगा, है ना। देखो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या मैं इसमें निकालता हूं, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या। अब कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, थोड़ा सा मैथ्स का प्रयोग करूंगा, थोड़ा सा मैथ्स को यूज करूंगा। ठीक है, अब देखो कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी, कुल आयतन, चालक का कुल आयतन, किसका, चालक का कुल आयतन और गुणा चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। भाई देखो हमने यहां पर सिंपल सा मैथ्स लगाया है, ये पूरा हमारा चालक है, इसका आयतन होगा कुछ, क्योंकि इसकी कुछ लंबाई भी है और कुछ इसका अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल भी। बेसिकली सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर, सिलेंड्रिकल है ये फॉर्म, बेलन है ये, है ना। तो बेलन का क्या होगा, आयतन होगा। तो हमने क्या करना है, इसके एकांक आयतन में देख लेना है कि कितने इलेक्ट्रॉन है और फिर उसको पूरे आयतन से गुणा कर देना है भाई, सीधी सी बात है ना। तो ये वाला तरीका हम अपना रहे हैं, मैथ्स वाला तरीका हम लोग अपना रहे हैं इस चीज को फाइंड आउट करने के लिए, है ना। तो चालक का कुल आयतन कितना होगा, आयतन बराबर होता है क्षेत्रफल गुणा लंबाई, परिच्छेद का क्षेत्रफल गुणा लंबाई। तो परिच्छेद का क्षेत्रफल है a और लंबाई है l, तो कुल आयतन हो गया al। यही तो करते हैं आप, पाई आर स्क्वायर एच करते हैं ना। तो एच क्या है, पूरे बेलन की लंबाई है और पाई आर स्क्वायर उसके आधार का क्षेत्रफल है। आधार में क्या रहता है, वृत्त रहता है। तो ये फॉर्मूला है आयतन निकालने का, आधार का क्षेत्रफल निकाल लो और उसको लंबाई, पूरी जो लंबाई है आकृति की, उससे गुणा कर देते हैं तो एल आ जाएगा। चालक के प्रति एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो चालक के प्रति एकांक आयतन में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। सपोज मैं मान लेता हूं कि n इलेक्ट्रॉन है, स्मॉल n माना, ठीक है। चालक के प्रति एकांक आयतन में मैं ये मानता हूं कि स्मॉल n इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। चलिए, तो हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए भाई, NaL, इतने इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक हो गया, NaL इतने इलेक्ट्रॉन हो गए। अब इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बना रहा हूं क्योंकि अब मैं इन दोनों का प्रयोग करूंगा। अब जरा ध्यान से देखेंगे, ये नोट डाउन भी करते रहे साथ साथ। ये कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, बस मुझे ये 2 समीकरण चाहिए होंगी, इनका यूज अब मैं करूंगा। ये सारी बातें आप समझ गए होंगे, ठीक है। देखो जरा ध्यान से,
चालक पर नेट बल में निकालूंगा, तो वो कैसे निकालूंगा? चालक के अंदर क्या है भाई? इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, तो हमने वही थ्योरी लगाई है। तो चालक पर जो नेट बल होगा वो किसी एक इलेक्ट्रॉन पर, एक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर बल हम निकाल लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या भाई, कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। सिंपल सी कहानी हो गई। तो एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल लग रहा है? एक इलेक्ट्रॉन पर बल लग रहा है, इस समीकरण 1 से देखिए आप, ई वी डी बी साइन थीटा, और कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? समीकरण 2 में देखिए आप, एन ए एल। अब इसको थोड़ा सा अरेंज करेंगे, बस हमारा काम यहाँ पर इनका खत्म हो गया है इक्वेशन का। अब इसको सॉल्व हम करेंगे, तो इसको मैं लिख लेता हूं ई, देखो ऐसे लिखता हूं मैं इसको, ऐसे क्यों लिख रहा हूं जरा ध्यान से देखना, एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, और फिर बचा क्या? बी एल और साइन थीटा बचा, तो इसको अलग अलग लिख दो। बी एल और साइन थीटा बचा, इसको अलग अलग लिख दो। अब ध्यान दो, अभी अभी बताया था मैंने स्टार्टिंग में ही, आई इज इक्वल टू क्या होता है? एन ई ए वी डी। ये एन ई ए वी डी किसके बराबर होगा? चालक में प्रवाहित धारा के बराबर। तो यहां पर लिख देंगे आई और बी एल और साइन थीटा। ये जो एन ई ए वी डी है ना, अभी अभी स्टार्टिंग में लिखा था, आई बराबर क्या है? एन ई ए वी डी है। चैप्टर 3 में हमने ये बात पढ़ी थी। तो फॉर्मूला क्या बन गया भाई? F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। क्या फॉर्मूला बन गया? F इज इक्वल टू आई बी एल साइन थीटा। तो ये हमारे चालक पर जो बल लग रहा है टोटल, उसके लिए फॉर्मूला है। तो इसको मैं बी आई एल साइन थीटा भी लिख सकता हूं, है ना? इसको मैं क्या लिख सकता हूं? F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा। तो इतना बल लगेगा किसी चालक पर यदि मैं उसे एक समान चुंबकीय क्षेत्र में छोड़ दूं भाई, न्यूटन। चलिए नोट डाउन करेंगे इसे। आई की दिशा भी बता दें, सपोज ये बता दें कि आई जो है इस दिशा में प्रवाहित हो रही है। दिशा की बात करेंगे, यहां पर बल की दिशा है ना, बल की दिशा भी बताने आपको। बल क्या है? एक सदिश राशि है, तो इसको भी लिखना है यहां पर कि बल की दिशा कैसे हम बताएंगे। चलिए, तो बल की दिशा हमने क्या बताई थी? किस किस की दिशा के? बल की दिशा आई की दिशा व बी की दिशा के लंबवत होती। ठीक है, तो आई देखो इस दिशा में है, बी देखो इस दिशा में, तो दोनों के लंबवत है, तो बाहर की तरफ होगा या तो अंदर की तरफ होगा, है ना? तो इसको हम डिस्कस करेंगे एक नियम के आधार पर कि चालक पर किस दिशा में बल लगता है, किस दिशा में गति करता है। फिलहाल आप इतना बात नोट डाउन कीजिए, एफ की दिशा भी हमने बता दी है, आई और बी की दिशा के लंबवत। इसमें हम एक दो स्पेशल केसेस की बात भी कर लेते हैं, जो फॉर्मूला बनाए हमने। यदि इसमें स्पेशल केस आते हैं दो, नंबर 1, यदि थीटा बराबर 0 है। थीटा बराबर 0 डिग्री मतलब थीटा बराबर 0 कब होगा? देखो थीटा 0 तब होगा जब ये ऐसे हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये चालक ऐसे हो जाएगा, ऐसे था ना, तो थीटा 0 मतलब ऐसे हो गया, मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ गया। कैसा आ गया? चुंबकीय क्षेत्र के समांतर आ गया। इसको अब हटा देते हैं। यदि थीटा बराबर 0 डिग्री हो गया, थीटा 0 डिग्री मतलब चालक की लंबाई
चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हो जाए, जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाए, तो उस केस में क्या हो जाएगा भाई, F इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पर वैल्यू पुट अप कर देंगे, F इज इक्वल टू बी आई एल साइन थीटा, ठीक है, और यहाँ पर साइन थीटा की जगह क्या रख देंगे, 0, साइन 0 का मान कितना होता है भाई, 0, तो ये पूरा हो जाएगा 0, पूरा 0 क्यों हुआ, क्योंकि साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। तो यहाँ से हमको क्या पता चला भाई, यहाँ से हमको ये पता चला कि कोई बल नहीं, कोई बल नहीं, मतलब कि अगर चालक हमारा इस तरीके से रखा होगा कि वो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के साथ 0 डिग्री का कोण बना रहा होगा, तो उस पर कोई बल कार्यरत नहीं होगा, उस पर कोई बल कार्य नहीं करेगा। दूसरा केस देखिए, दूसरा केस देखिए, यदि यदि थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि जो कोण है वो 90 डिग्री हो, कितना हो, 90 डिग्री हो, यानी जो चालक है उसकी लंबाई चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो, कैसे हो, लंबवत, ठीक है, 90 डिग्री का कोण तभी तो बनेगा। तो F बराबर कितना हो जाएगा भाई, F बराबर हो जाएगा बी आई एल साइन 90, और क्योंकि साइन 90 डिग्री पर जो साइन का है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, साइन का जो फलन होता है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शन होता है उसका न्यूनतम मान -1 होता है और अधिकतम मान 1 होता है, तो यहाँ पर हमको अधिकतम मान मिल रहा है, मतलब इस केस में हमको जो बल मिलेगा वो अधिकतम मिलेगा, F मैक्सिमम, बल का अधिकतम मान हमको यहाँ पर मिलेगा BIL। ये भी बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट डाउन करेंगे, क्योंकि यहाँ से अभी हम टेस्ला की परिभाषा भी निकालेंगे, एक टेस्ला की परिभाषा। तो यहाँ पर कैसा बल लगेगा भाई, यहाँ पर अधिकतम बल कब लगेगा, जब हम किसी चालक की लंबाई को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रख देंगे, ठीक है। और यहां से हम लोग क्या करते हैं, मैंने आपको बताया 1 टेस्ला की परिभाषा भी निकालते हैं, कैसे निकालते हैं जरा देखना। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है F max इज इक्वल टू बी आई एल, तो B बराबर क्या आ जाएगा, F max अपॉन I और L, ठीक है। अब टेस्ला किसका मात्रक होता है भाई, B का, यानी चुंबकीय क्षेत्र का, तो हमको 1 टेस्ला की परिभाषा देनी है। तो यदि देखो कैसे डेफिनेशन कैसे निकालते हैं, यदि I इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 एम्पियर हो गया, L इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 मीटर हो गया, और F मैक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, अधिकतम बल जो है वो 1 न्यूटन का लग रहा है, तो देखो B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 टेस्ला, B इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 टेस्ला। अब इस 1 टेस्ला की परिभाषा हम कैसे लिखते हैं जरा ध्यान से देखना, इस 1 टेस्ला की परिभाषा हम लिखते हैं कि यदि 1 मीटर लंबे चालक को, जिसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो को, यदि 1 मीटर लंबे चालक जिसमें 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर, कौन सा केस था, थीटा बराबर 90 डिग्री लंबवत वाला, तो लंबवत रखने पर 1 न्यूटन का बल लगता है, 1 न्यूटन का बल रखने पर यदि 1 मीटर लंबे चालक जिसमें 1 एम्पियर धारा प्रवाहित हो को चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत रखने पर उस पर 1 न्यूटन बल लगता है, या चालक पर लिख सकते हैं, चालक पर 1 न्यूटन का बल लगता है, तो चुंबकीय क्षेत्र
एक टेस्ला कहलाता है। यहां से 1 टेस्ला की डेफिनेशन भी हम लोग देते हैं। ठीक है भाई, डेफिनेशन बनाना आपको सीखना है। डेफिनेशन बनाने में कोई समस्या आपको नहीं आनी चाहिए। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे इसे। इंपॉर्टेंट पॉइंट से सारे टॉपिक को हमने कवर अप कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में इसके न्यूमेरिकल्स भी हम लोग देखेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करते हैं आपको आज की क्लास में जो भी बातें बताई गई वो समझ में आई होंगी, इंटरेस्टिंग लगी होंगी और साथ ही साथ आपने नोट डाउन भी उनको किया होगा। ये भी उम्मीद करते हैं कि घर से आप इन चीजों को एक बार रिवाइज करके जरूर लाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।